नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कल 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के चुनाव का यूं दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पर सीधे प्रत्यक्ष असर नहीं होना है, लेकिन नतीजों में उसकी मुख्य विरोधी कांग्रेस की जो दशा निकलेगी, उससे राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होगी। भाजपा का दाव सिर्फ असम में है। यदि असम में उसकी जीत का चमत्कार हुआ तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दबदबा बढ़ेगा, लेकिन वहां भाजपा की वैसे प्रतिष्ठा दाव पर नहीं है जैसे बिहार में लगी हुई थी। प्रतिष्ठा कांग्रेस की दाव पर है। ये चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट के लिए प्राण प्रतिष्ठा वाले हैं। लेफ्ट या कि वाम मोर्चे के जिंदा होने का मौका है। कांग्रेस और वाम मोर्चे का पश्चिम बंगाल में अलायंस है और केरल में ये आमने सामने। उस नाते कंफ्यूजन हो सकता है कि केरल में यदि वाम मोर्चा जीता तो वह कांग्रेस की कीमत पर लेफ्ट का जिंदा होना होगा, मगर राष्ट्रीय राजनीति में इससे फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस वाम मोर्चा दोनों ने यदि पश्चिम बंगाल में अप्रत्याशित प्रदर्शन किया तो वह राष्ट्रीय राजनीति में इनका जिंदा होना होगा। भाजपा विरोधियों को उम्मीद है कि कांग्रेस वाम मोर्चे का अलायंस आगे बड़ी संभावनाएं लिए हुए है। केरल में कांग्रेस और वाम मोर्चा एक दूसरे को निपटाए इसका खास अर्थ नहीं है, मगर दोनों भाजपा के फैक्टर के बावजूद यदि पुराने खाके में साबुत निकले तो वह ज्यादा मतलब वाली बात होगी। भाजपा में उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल, केरल में वह गणित बिगाड़ेगी, वही असम में जीतने वाली है। भाजपा की इस बेसिक सोच से कम नतीजे आए तो विपक्ष में जान लौट आना होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में जयललिता का मामला कुल मिलाकर क्षेत्रीय पार्टी और छत्रप का मामला है। इनकी जीत हार से भी राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा और भाजपा विरोधियों की धुरी प्रभावित होगी। मतलब नतीजों का केंद्र की राजनीति में परोक्ष अर्थ गहरा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों चौंकाने वाले फैसले करते हैं। जैसे झारखंड में ताला मरांडी को सूबाई सदर बनाकर किया है। सदर के ओहदे की दौड़ में कभी भी उनका नाम नहीं आया था। रेस में शामिल नामों को दरकिनार कर बिना शोर शराबे के ताला मरांडी को सदर बना दिया गया। इसी तरह तंजीम में मजीद कई तकर्रुरियां होंगी और हुकूमत में भी ऐसे ही चौंकाने वाला रद्दबदल होगा। पार्टी के तकरीबन सभी रहनुमा मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में तब्दीली होने जा रही है, लेकिन कब? कल 5 सूबों के नताइज आएंगे और उसके बाद 22 मई को वजीर आजम 2 रोजा ईरान दौरे पर जा रहे हैं। यानी 20 या 21 मई की तारीख रद्दोबदल के लिए बनती है। 23 को वजीर आजम लौटेंगे और 26 को अपनी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल करने के मौके पर उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे। इस लिहाज से 24 या 25 मई की तारीख भी बनती है। वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर 20 मई को ही यूएई के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक से उनका ये दौरा 2 दिन आगे बढ़ गया है। इसलिए 22 और 23 मई छोड़कर 19 से 26 के दरमियान किसी दिन रद्दोबदल के इम्कानात हैं। 26 के बाद वजीर आजम मोदी ने अपने सभी वुज़रा को 1 महीने में 200 जगहों पर जाकर अपनी कामयाबियां बताने को कहा है। तभी ये सवाल उठ रहा है कि अगर वुज़रा को 200 जगहों पर अपनी कामयाबियां बतानी है तो रद्दोबदल कैसे होगा? रद्दोबदल हुआ तो कौन वजीर किस वजारत की कामयाबी बताएगा? इसी वजह से कुछ लोग रद्दोबदल के 1 महीने के टलने के इम्कानात भी बता रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में तब्दीली की कयासाराइयों से कई वुज़रा की नींद उड़ी है। खबर है कि जून में होने वाले कौमी काउंसिल के इजलास से पहले तंजीम में कुछ तब्दीली होनी है और उससे पहले हुकूमत में रद्दोबदल होगा। माहिरीन ज़राए के मुताबिक वुज़रा के मुजाहरे का तज्जिया और आइंदा साल होने वाले इंतखाबात को जहन में रखकर तब्दीली होगी। सबसे ज्यादा फिक्र में बिहार के वुज़रा हैं। बिहार के किसी भी वजीर का मुजाहरा बेहतर नहीं रहा है। सूबे के चारों आला बिरादरी के वुज़रा की कुर्सी खतरे में है। इनमें से 2 हटाए जा सकते हैं और 2 का कलमदान बदला जा सकता है। माहिरीन ज़राए के मुताबिक बिहार कोटे के कुछ वजीर कम होंगे। दलित सियासत को जहन में रखते हुए गोपालगंज के रुकन पार्लियामेंट जनक राम को वजीर बनाने की बहस है। दूसरी बड़ी तब्दीली महाराष्ट्र से होनी है। खबर है कि वजीर माहौलियात व जंगलियात प्रकाश जावड़ेकर को बदला जा सकता है। सूबाई सदर बनाए गए राव साहेब दानवे की जगह भी कोई नया वजीर आएगा। इसके अलावा शिवसेना कोटे से अनिल देसाई को वजीर बनाया जा सकता है। वजीर सेहत जेपी नड्डा को तंजीम में भेजा जा सकता है। कहा जा रहा है कि पार्टी उनको
हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात के लिहाज से तंजीम में लाएगी और उनको वजारत आलिया का दावेदार भी बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और झारखंड में आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं। अभी उत्तराखंड से एक भी वजीर नहीं है, इसलिए वहाँ से किसी को वजीर बनाया जा सकता है और उत्तर प्रदेश से एक और वजीर बनाते हुए मौजूदा वुज़रा के महकमों में रद्द-बदल किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कांग्रेस में उनके खिलाफ कई महाज खुल चुके हैं। हालांकि पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो राहुल गांधी के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, इसलिए पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज या सूबाई सुदूर के बयानों से कुछ नहीं बदलना है। लेकिन दरअसल पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों सूबों के रहनुमाओं की वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, इसलिए इस बात के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि वो बीच में कामकाज छोड़ दें। पंजाब में सूबाई सदर और वजारत आलिया के गैर ऐलानशुदा दावेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने इंतखाबी मुशीर से नाराज हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से निकाले गए जगमीत सिंह बरार से मुलाकात की, जिससे कैप्टन भड़के। सूबे के इंचार्ज डॉक्टर शकील अहमद भी नाराज हुए हैं। बताया जा रहा है कि कैप्टन और शकील अहमद की नाराजगी के बाद उत्तर प्रदेश के इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री और सूबाई सदर निर्मल खत्री ने भी नाराजगी जाहिर की। माहिरीन जराये का कहना है कि कांग्रेस के कुछ सीनियर रहनुमा प्रशांत किशोर को नाकाम करने में लगे हैं, ताकि आम इंतखाबात से पहले ही वो कांग्रेस के सेटअप से बाहर हो जाएं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इस बात की इत्तिला है, इसीलिए वो अभी तक प्रशांत किशोर को हिमायत दे रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी के अंदर मुखालफत बढ़ी तो अपना कामकाज का तरीका बदलने की बजाय वो बीच में ही कामकाज बंद कर सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। 5 सूबों में असेंबली इंतखाबात के नताइज कल आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 5 सूबों में वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी कर ली है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल के नताइज के मुताबिक सिर्फ मगरबी बंगाल में बरसरे इक़्तिदार जमात की वापसी हो रही है और तमिलनाडु, केरल व असम में लोगों ने तब्दीली के लिए वोट किया है। मगरबी बंगाल में 294 सीटों के लिए पोलिंग हुआ है। गुज़िश्ता मरतबा 184 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल किया था। तमिलनाडु की 234 में से 232 सीटों पर पोलिंग हुआ है। पहली बार इस सूबे में डीएमके और अन्ना डीएमके के सामने एक मजबूत तीसरा महाज इंतखाब लड़ रहा है। केरल की 140 सीटों के लिए सीपीएम की क़यादत वाले एलडीएफ का सीधा मुकाबला कांग्रेस क़यादत वाले यूडीएफ के साथ है। असम की 126 सीटों के लिए बीजेपी, असम गण परिषद और बीपीएफ का मुकाबला कांग्रेस के साथ है। मुकाबले में तीसरी पार्टी एआईयूडीएफ है। पुडुचेरी की 30 सीटों पर बरसरे इक़्तिदार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस तिकोनी मुकाबले में फंसी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अमर सिंह को ऐवान बाला भेजे जाने के फैसले पर सूबे के सीनियर वजीर आजम खान ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने दो टुक अंदाज में कहा है कि ये फैसला परेशान करने वाला है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह इस पार्टी के मालिक हैं और वो मालिक के फैसले की मुखालफत नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि आजम खान पार्टी में अमर सिंह की वापसी और उनको ऐवान बाला का टिकट देने की मुखालफत कर रहे थे। अमर सिंह को 2010 में पार्टी से निकाल दिया गया था। 6 साल के बाद उन्होंने कल बाज़ाब्ता तौर से पार्टी में वापसी की। बहरहाल अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा को सपा की तरफ से ऐवान बाला में भेजे जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त तनकीद की और कहा कि सब डूबने वाले एक साथ आ गए हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत बनाने की अपील के बाद अब मुल्क की तमाम समाजवादी तंजीमों से मुत्तहिद होने की अपील की है। उन्होंने समाजवादी तहरीक और आरएसएस की बराबरी करते हुए कहा है कि समाजवादी नजरिया काफी मजबूत है लेकिन तंजीम की कमी है और आरएसएस के नजरिए में दम नहीं है लेकिन तंजीम पर काफी ध्यान दिया गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के योम तासीस की 82वीं सालगिरह के मौके पर पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में मुनक्किदा समाजवादी इत्तेहाद प्रोग्राम में नीतीश ने कहा कि समाजवादियों ने सियासी तंजीम बनाने पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को मुत्तहिद होना चाहिए। इसके अलावा बाकी लोग जो आरएसएस और बीजेपी के नजरिए को नहीं मानते हैं उन्हें भी मुत्तहिद करना चाहिए। नीतीश ने कहा कि उन्होंने वजारत उज़्मा के ओहदे की कोई दावेदारी नहीं की है, वो इतने बेवकूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क को एक नजरिए और एक सोच से आजाद कराना है।
आजादी के बाद मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती को बनाए रखने के लिए अपनी जान गंवाने वाले फौजियों के लिए पहला कौमी जंग स्मारक इंडिया गेट के पास बनाया जाएगा। माहिरीन की एक कमेटी ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गुज़िश्ता साल मरकजी काबीना ने इस तजवीज को मंजूरी दी थी, जिसके बाद माहिरीन की कमेटी को तश्कील दिया गया था। इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में कौमी जंग स्मारक और म्यूजियम बनाया जाएगा। तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्मारक को पूरा होने में 5 साल लगेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज हुए काबीना के इजलास में कमेटी की रिपोर्ट की इत्तला दी गई। दिफाई सेक्रेटरी की सदारत वाली कमेटी इस मंसूबे की निगरानी करेगी। सरकारी अदद शुमार के मुताबिक आजादी के बाद से अभी तक 22,000 जवान शहीद हुए हैं। शिवसेना ने पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान संजय राउत को फिर से एवाने बाला भेजने का फैसला किया है। वो मुसलसल तीसरी बार एवाने बाला जाएंगे। 11 जून को होने वाले एवाने बाला के इंतखाबात के लिए शिवसेना ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। सूबे से एवाने बाला की 6 सीटें खाली हो रही है, जिनमें से एक शिवसेना को मिलेगी। इसके साथ ही पार्टी ने 10 जून को होने वाले कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत के वजीर सुभाष देसाई और दिवाकर रावते को उम्मीदवार बनाया है। कानून साज काउंसिल की 10 नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जिन 5 राज्यों के कल चुनाव नतीजे आने हैं, उसमें लोकसभा की कोई 125 सीटों पर जनता का मूड समझ में आएगा। भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है। ऐसे में कांग्रेस को यदि सभी राज्यों में झटका लगा तो मोदी सरकार का मिशन सिरे चढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस लेफ्ट के जिंदा होने की बात हुई तो मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगी। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के नताइज कई तरह से कौमी सियासत को मुतासिर करने वाले हैं। सियासी तनासुब के साथ साथ जमातों के अंदर की सियासत और मुस्तकबिल के इत्तेहाद के इम्कानात भी इससे मुतासिर होंगे। दरअसल 5 रियासतों का इस बार का इंतखाब कई मायनों में बिल्कुल अलग है। दहाइयों की कोशिश के बाद पहली बार बीजेपी शुमाल मशरिक के किसी सूबे में इख्तदार में आने की हालत में नजर आ रही है। मुल्क के सुदूर जुनूब के हिस्से केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुलता लग रहा है। पहली बार तमिलनाडु में किसी तीसरे महाज ने इतनी संजीदगी से इंतखाब लड़ा है। पहली बार कांग्रेस और सीपीएम एक साथ मिलकर इंतखाब लड़े हैं। इस तरह से कई काम हैं जो पहली बार इस इंतखाबात में हुए हैं, इसलिए इनके नताइज भी काफी अहम होंगे। कांग्रेस और बाया महाज के लिए ये इंतखाबात मौत जिंदगी वाले थे। तभी राहुल गांधी ने बाया महाज के साथ मफाहमत करके इंतखाबात लड़ने के सूबाई कमेटी के मुतालबे को हरी झंडी दी। ये जानते हुए कि इस इत्तेहाद का उल्टा असर केरल में हो सकता है, उन्होंने मफाहमत की। इसका मकसद मगरबी बंगाल में वोटों की तकसीम रोकने का था और ये भी मकसद था कि बीजेपी अपने पैर न जमा सके। कांग्रेस कुछ हद तक इसमें कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर एग्जिट पोल के नताइज सही साबित होते हैं तो कांग्रेस की हालत न माया मिली न राम मिला वाली हो सकती है। वो मगरबी बंगाल में हाशिए पर रहेगी और केरल में इख्तिदार से बाहर हो जाएगी। इस लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा दांव कांग्रेस का है। उसकी केरल और असम की हुकूमतें दांव पर है। अगर कांग्रेस इन दोनों सूबों में इख्तिदार से बाहर होती है तो उसकी सियासत पर काफी गहरा असर होगा। जल्द ही राहुल गांधी की ताजपोशी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसिर करेगा कि 5 सूबों के नताइज कैसे आते हैं। इन इंतखाबात के नताइज से बाया महाज के इम्तिहानात भी होने हैं। अगर बंगाल में उसकी सीटें बढ़ती है और केरल में इख्तिदार में वापसी होती है तो कौमी सियासत में सीपीएम की अहमियत बढ़ेगी और फिर वो ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी मुखालिफ महाज का ताना बाना बुन सकती है। बीजेपी का इस इंतखाबात में ज्यादा कुछ दांव पर नहीं लगा था, लेकिन बिहार और दिल्ली के इंतखाबात में वो जिस तरह पिटी और उससे पार्टी की क़यादत के करिश्मे पर सवाल उठे, उसे देखते हुए ये नतीजे काफी अहमियत वाले हैं। अगर बीजेपी असम में जीत जाती है और केरल में खाता खोलती है तो पार्टी की आला क़यादत का करिश्मा फिर बहाल होगा। हुकूमत और तंजीम दोनों में रफ्तार नजर आएगी और अगर कांग्रेस इन इंतखाबात में पिटती है तो कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने की ताकत मिलेगी। इन इंतखाबात में आधा दर्जन से ज्यादा इलाकाई पार्टियों की साख दांव पर लगी है। तृणमूल कांग्रेस, अन्ना डीएमके, डीएमके, डीएमडीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम गण परिषद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वगैरह पार्टियों की सियासत दांव पर है। इन नताइज से आगे इलाकाई पार्टियों के इत्तेहाद और तीसरे चौथे महाज की तश्कील के इम्कानात का पता चल पाएगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आने वाले चुनाव नतीजों के महत्व पर चर्चा करेंगे। उत्तर
उत्तर भारत के राजनीतिक रंग वाला चुनाव असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नहीं हुआ करता। इन राज्यों का चुनावी दंगल अलग ही प्रकृति का होता है। तमाम रपटों का निचोड़ है कि चुनाव में बहुत घमासान हुआ। पार्टियों और नेताओं ने पूरा दम लगाया, आर पार और जीवन मरण की प्रतिष्ठा में चुनाव लड़ा गया। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, 5 विधानसभाओं के चुनाव नतीजों का क्या राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्व होगा? देखिए, मैं जहाँ तक मेरी समझ है, राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ एक स्टेट है, असम, जहाँ पर युद्ध जो है वो कांग्रेस और भाजपा में है लगभग, और वहाँ का जो नतीजा होगा उसका शायद असर थोड़ा बहुत राष्ट्रीय राजनीति पे हो। थोड़ा बहुत क्या, अगर काफ़ी होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाती है और सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है, कि भारतीय जनता पार्टी का वो सबसे बड़ा कदम नॉर्थ ईस्ट में होगा। वो कोशिश कर रहे हैं परस्पर, आरएसएस और बीजेपी, कि नॉर्थ ईस्ट में अपना अस्तित्व जताएं, लेकिन अभी तक जो उन्होंने अस्तित्व अपना बनाया है वो सरकारें गिराकर ही बनाया है 356 के जरिए। ये पहला मौका है कि उनको एक वोट के जरिए एक बड़े स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की संभावना है। अब देखते हैं कि क्या नतीजे निकलते हैं। नहीं, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस हुआ, या कांग्रेस और लेफ्ट अपने अपने ढंग से अपने अपने इलाके में, भले केरल या पश्चिम बंगाल हो, वो अगर कुछ जरा सफल हो, अप्रत्याशित कुछ नतीजे दे, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अगर वेस्ट बंगाल में हाँ तख्ता पलटता है ममता का, तो एक बहुत भारी बहुमत होगा, बहुत भारी एक मैं समझता हूँ राजनीतिक उसका प्रभाव होगा केंद्र की राजनीति। नहीं तो उस नाते केंद्र में, उस नाते कांग्रेस का जिंदा होना या कांग्रेस का परफॉर्म न करने पाना, ये भी तो एक राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा आयाम होगा। देखिए, वाम दल जो है, सीपीएम भी नेशनल पार्टी है, आप भले ही उसको ना मानते हो, और अगर सीपीएम केरला में सरकार बना लेती है और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बना लेती है, तो सीपीएम का और उसके जरिए कांग्रेस का वो जो सेकुलर फोर्सेस, सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस परास्त हुई थी 2014 में। सेकुलर फोर्सेस में सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं थी, तमाम सेकुलर फोर्सेस की हार थी। तो उनका जो वापस लौटना और उनका प्रभाव दोबारा बनना बड़े स्टेट्स में, और वो भी पढ़े लिखे स्टेट्स में, ऐसी स्टेट्स में जो एक मिसाल कायम करती है भारत के लिए, बहुत वेस्ट बंगाल हो या केरला हो, तो वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, राजनीतिक इंसिडेंट होगा और उसको नकारा नहीं जा सकता, और उसका सीधा सीधा प्रभाव केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। और इतना पड़ेगा कि 2019 में जो चुनाव होना है उसमें जो समीकरण बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसमें वाम का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, और जब जब वाम ने हस्तक्षेप किया है तब तब एक सेकुलर अलायंस बनने की संभावना बड़ी है। आपने जैसे देखा यूनाइटेड फ्रंट के टाइम में, और उससे पहले भी जब वीपी सिंह की सरकार थी तो बाहर से वाम दल और भाजपा दोनों समर्थन दिया करते थे। तो इसलिए उस नजर से अगर देखें तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही रोचक हमको, हाँ, तो उस नाते ये चुनाव अपने आप में राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक असर, बहुत निर्णायक नहीं बोलूंगा, लेकिन संभावनाएं पैदा करने वाला एक असर देगा, और छत्रप 19 की संभावना। और छत्रपों के नाते, क्षेत्रीय दल के नाते क्या आप मानते हैं इसमें? देखिए, मैंने तो 2014 में भी नहीं माना था कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका रसूख कम हो गया। 2014 का जो रिजल्ट था उसका सीधा सीधा मैं समझता हूं दायित्व कांग्रेस पे पड़ता है। कांग्रेस गायब हो गई थी, कांग्रेस ने एक ऑनरेबल डिफीट के लिए भी काम नहीं किया। देखिए, कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी हार जो है उसमें भी इज्जत रहे, हार में भी इज्जत रहे थोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी भी कोशिश नहीं की थी। लेकिन 19 में ये संभावना हो सकती है। नहीं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का आपका मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने किया था, और इस नाते अभी इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के लिए देखिए, हर जगह क्षेत्रीय पार्टी, मैं आपको 10 स्टेट गिना दूंगा जहां पर क्षेत्रीय पार्टी राज कर रही है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी कर रही है, बिहार में क्षेत्रीय पार्टी कर रही है, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी कर रही है, तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी कर रही है, ये इधर क्या कहते हैं
तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टी कर रही, तो कहाँ क्षेत्रीय पार्टी? नहीं, तो वही मेरा कहना है कि इस चुनाव में भी ममता बनर्जी और तब जयललिता या करुणानिधि की पार्टी के कारण क्षेत्रीय पार्टियों का भी रोल क्या आगे बनता है, क्या फोर्स बनती है बनेगा आगे मोर्चे और में? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का रोल आने वाले वक्तों तक उनकी संभावना बनी रहेगी। ये बात अलग है कि बहुत सी क्षेत्रीय पार्टी ऐसी हैं जो सिर्फ एक नेता के कंधे पर सवार हैं, और खुदा न करे अगर कहीं वो दिवंगत हो जाए तो फिर उन पार्टियों के मुस्तकबिल पे, उनके फ्यूचर पे एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की स्टेक सेंटर में रहेगा, और ये बात सच है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अपने पास बहुमत है लोकसभा में, लेकिन वो बहुमत इतना विशाल नहीं है। देखिए 10 सीट का बहुमत है, वो 282 अगर सिर्फ बीजेपी का गिने तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को नकार देना या कहना कि वो उनको समीकरण में किसी में नहीं लेना, उससे बड़ी मैं समझता हूं कि राजनीतिक क्या कहते हैं नहीं, लेकिन राजनीतिक मेच्योरिटी नहीं होगी। पर आपके हिसाब से नतीजों में ज्यादा गौर तलब वाली बात या देखने लायक बात, आपकी दिलचस्पी वाली क्या क्या बिंदु हो सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाम का और कांग्रेस का समीकरण कारगर होता है वेस्ट बंगाल में। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो लड़ाई है असम में, उसमें कौन जीतता है या आगे रहता है? जीतने की संभावना कम है, आगे रहने की ज्यादा है। कौन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरता है? और तीसरा, मैं तमिलनाडु पर भी थोड़ा इंटरेस्टिंगली देख रहा हूं, क्योंकि तमिलनाडु में भी कांग्रेस और डीएमके साथ हुए हैं, और तमिलनाडु का यह इतिहास रहा है कि उसने 2 बार एक साथ किसी को सत्ता नहीं दी है। तो देखना इस बार है कि क्या वो जो ऐतिहासिक उनका ट्रेडिशन है उसको जयललिता तोड़ने में सक्षम है या नहीं है। और केरल को लेकर क्या आपका कौतुक वाली बिंदु है? देखिए, केरल में तो यूडीएफ जीतेगा या एलडीएफ जीतेगा, तो वो जो आंकड़े रहेंगे वो तो सेकुलर अलायंसेस में ही रहेंगे ना। तो उनका, लेकिन वाम के लिहाज से अगर वाम वहां जीत जाता है और वेस्ट बंगाल में वाम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेता है, तो बहुत बड़ी रिटर्न होगी वाम की इस देश में। और देखिए, पॉलिसी मेकिंग में वाम का जो हस्तक्षेप होता है वो हमेशा और पार्टीज के मुकाबले ज्यादा पुख्ता होता है। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।